हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन इंसानियत प्रो बायोलॉजी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने एच सी यू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी एनिमल बायोलॉजी के 1 to 12 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था पार्ट ए के, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैंने पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे 2021 के, लेकिन आपका कुछ खास रिस्पांस नहीं आया, जिसके लिए मेरा मोटिवेशन थोड़ा कम हो गया। बट मैंने अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करते हुए ये सेकेंड वीडियो आपके लिए मैंने रिलीज़ किया है, जिसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन आपका कोई सपोर्ट यहाँ पे नहीं दिख रहा है। देखिए, बहुत ही सिंपल है। इंसानियत प्रो बायोलॉजी वो सर्च करेंगे, गूगल पे उन्हें मिल जाएगा। वो इसे सब्सक्राइब कर ले, जो घंटी है उसे दबा लो, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, क्योंकि ये चैनल आपका टाइम बर्बाद नहीं करेगा। लाइक HCU के जस्ट बाद TIFR टिफ़र एग्ज़ाम होने वाला है, जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर, और अगर आपका सपोर्ट रहा तो नेट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे। हम आपको यहाँ सिर्फ आंसर ही नहीं बताएंगे, रीज़न भी बता रहे हैं क्यों। और ये भी जो वीडियो है वो आप इसमें से किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। सेक्शन बी का जो पार्ट होता है नेट का, वो भी बहुत ज़रूरत है। देखिए, आप भरोसा कीजिए, आप जिस इंसान से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि मेरा नाम मिहिर कुमार है, मैंने इसमें सारे एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं, तो आप हम पे ट्रस्ट कीजिए और आप अपना आधा घंटा का समय से दीजिए। आधा घंटा से ज़्यादा मैं कभी नहीं मांगूंगा। आप इस चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत से फ़ायदा होगा। अगर आपके जूनियर हैं तो आप अपने जूनियर्स को बोलिए वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पे जो है मैं खुद MSc जूलॉजी जो है MSc जूलॉजी के वीडियोस लाऊंगा, इंडोक्राइनोलॉजी के वीडियो लाऊंगा, और एंटोमोलॉजी के फिशरीज़ की वीडियोस लाऊंगा, क्योंकि मेरी एक टीम है, वो टीम आपके लिए बहुत ही मेहनत करेगी। पर इसके लिए आपको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। कमेंट कीजिए, आपका कमेंट ही नहीं आता है। कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने पिछले वीडियो में 12th तक पढ़ा था, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 तक आपने पढ़ रखा है। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि एक बायोस्टैट्स का है। और ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो है आपका चारों है इसमें, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा XI प्लस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन n रूट अंडर में, या दूसरा फार्मूला होता है सिग्मा रूट अंडर 1/n-1 सिग्मा XI प्लस R का स्क्वायर। जहाँ पे जो सिग्मा है ये सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। जो n है वो आपका क्या है, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, द साइज ऑफ द पॉपुलेशन आपका क्या है, XI जो होता है वो होता है ईच वैल्यू फ्रॉम द पॉपुलेशन, ईच वैल्यू फ्रॉम द पॉपुलेशन। और आपका लास्ट है म्यू जो होता है वो होता है द पॉपुलेशन मीन,
यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में है स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर ऑफ, इसका आंसर है स्क्वायर ऑफ मीन, स्टैंडर्ड एरर, वेरिएंस और मोड। ये चारों के चारों इसके आंसर सही हैं। तो अगर आप इसमें से कोई भी लगाए होते आपको इसमें नंबर मिल जाता। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे स्टैंडर्ड डेविएशन की परिभाषा, तो आपके लिए स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेरिएंस वेरिएंस स्क्वायर रूट ऑफ इट्स वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब मैं इस चैनल पे बायोस्टैट्स अगर पढ़ाऊँगा, अगर आप बीएससी में हैं या एमएससी फर्स्ट ईयर में, तो आपके लिए इस चैनल पे जब मैं बायोस्टैट्स पढ़ाऊँगा तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और वेरिएंस क्या है। We will move on the next question. The next question is says that which one of the following technique will be most appropriate to separate DCTP from DCDP, DCTP और DCMP। देखिए, कोई भी टेक्निक अगर आप यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए, तो वो टेक्निक आप कौन सा यूज़ करोगे ये डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूल का कैरेक्टर क्या है। और मॉलिक्यूल के कैरेक्टर के हिसाब से हम क्या करते हैं, टेक्निक का सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे इनकी बात करें तो क्या हमारा डीऑक्सीसाइटिडीन डाइफॉस्फेट, ये क्या हमारा डाइफॉस्फेट है। CTP क्या हमारा ट्राइफॉस्फेट है। और CMP क्या हमारा मोनोफॉस्फेट है। यहाँ पे देखिए डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट और मोनोफॉस्फेट है। यहाँ पे क्या है, फॉस्फेट जो होता है वो निगेटिव चार्ज प्रोवाइड करता है। फॉस्फेट में क्या होता है हमारा निगेटिव चार्ज होता है। मतलब क्या है कि इन सब में क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। पर सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज किस में होगा, यहाँ पे ट्राइफॉस्फेट में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ट्राई में कितना है, यहाँ पे 3 फॉस्फेट ग्रुप है। और सबसे कम किस पे होगा निगेटिव चार्ज, यहाँ पे होगा मोनोफॉस्फेट पे होगा। और डाइफॉस्फेट में क्या होगा, इन दोनों के इंटरमीडिएट या मॉडरेट होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर क्या है इस मॉलिक्यूल का, चार्ज है। कॉमन कैरेक्टर यहाँ पे क्या है, चार्ज है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज से रिलेटेड कोई टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। और अगर आप चार्ज से रिलेटेड आयन की बात करोगे, चार्ज मॉलिक्यूल, चार्ज एटम्स को हम क्या बोलते हैं, चार्ज एटम्स को हम आयन बोलते हैं। और आयन से रिलेटेड कौन सा क्रोमेटोग्राफी होता है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन कितने तरीके के हैं, आयन 2 तरीके के हैं। एक होता है हमारा अनायन और दूसरा क्या होता है, कटायन। तो क्या होता है हमारा अनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनायन और कटायन को ध्यान में रखते हुए अब हम अनायन यूज करें या कटायन यूज करें, तो इसके लिए एक चार्ट आप याद रखिए। अनायन और कटायन का सिलेक्शन डिपेंड करता है कि नेट चार्ज क्या है, नेट CHARG, चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल, नेट चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल। और डिपेंड करता है चार्ज ऑफ इमोबिलाइज सरफेस, चार्ज ऑफ रेसिन या इनमोबिलाइज सरफेस। अगर चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो हमारा निगेटिव हो और चार्ज ऑफ रेजिन पॉजिटिव हो, तो वी विल सेलेक्ट द anion exchange chromatography. We will select anion exchange chromatography. But the charge of molecule positive हो और चार्ज ऑफ रेजिन निगेटिव हो, तो वी विल सेलेक्ट
कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो अब अगर हम यहाँ की बात करें तो मॉलिक्यूल्स पे क्या हमारा चार्ज है, मॉलिक्यूल्स पे चार्ज क्या है, निगेटिव है। तो निगेटिव चार्ज है तो हम रेजिन का चार्ज कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो हम कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, अनायन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, अनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। तो अनायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी का यूज करके हम CTP को डाई और मोनो से अलग कर सकते हैं। ओके, वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 ml ऑफ बैक्टीरियल कल्चर वाज एडेड टू 9 ml ऑफ डाइल्यूशन ब्लैंक। 1/10 ml of this diluted culture was added to 9.9 ml of the dilution blank or 100 microliter was plated on the solid culture medium in a petri plate and 220 colonies was observed. The bacterial count in the original culture। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं फार्मूला पहले लिख दूँ। फार्मूला में कह रहा कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है बैक्टीरियल काउंट इन ओरिजिनल कल्चर। बैक्टीरियल काउंट इन ओरिजिनल कल्चर हमें बताना है। तो जब अगर यह निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलोनीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं हम डाइल्यूशन फैक्टर से। अब क्वेश्चन आया डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है। तो डाइल्यूशन फैक्टर जो है, यहाँ पे जो डाइल्यूशन फैक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, ये डाइल्यूशन फैक्टर जो होता है वो इन्वर्स होता है प्लेटेड डाइल्यूशन। ये इन्वर्स होता है हमारा प्लेटेड डाइल्यूशन से, PLATED, प्लेटेड डाइल्यूशन से ये इन्वर्स होता है। प्लेटेड डाइल्यूशन का क्या मतलब है, देखो मैंने क्या करा है, यह एक मेरा स्टॉक है, जिस स्टॉक में से मैंने 1 ml लिया और यह मैंने एक ब्लैंक में यूज़ कर लिया जो कि 9 ml था। अब 9 ml यहाँ पे डाइल्यूशन जो है 1/10 हुआ। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 10% ले लिया, किसका, इसका 10%, तो 0.1 लिया, यहाँ पे 9.9 लिया, टोटल हमारे यहाँ पे 10 ml हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, इसका 10% लिया है। और यहाँ भी हमारा क्या हो गया, इनके बीच में 1/100 का डाइल्यूशन हो गया। अब हमने इसमें से जो ये मैंने हमारा 10 ml है, इस 10 ml में से मैंने 100 माइक्रोलीटर लिया। 100 माइक्रोलीटर मतलब 100 इंटू 10⁻⁻6 लीटर, मतलब क्या हो गया, 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻3 ml। अब देखो 10⁻5 इंटू 10⁻⁻6 ml, ये हो गया हमारा 10⁻⁻1 ml। इतना मैंने यूज़ कर लिया, मतलब 0.1 ml मैंने प्लेट में, इस 0.1 ml कहाँ दिया मैंने, ये हमने पेट्री प्लेट में दिया। 0.1 ml मैंने पेट्री प्लेट में दिया। इस पेट्री प्लेट में जो हमारा आया कॉलोनी, वो आया 220 कॉलोनीज हमें मिला। तो अब हमें बताना है बैक्टीरियल काउंट ऑफ ओरिजिनल कल्चर, इस कल्चर में कितना बैक्टीरियल काउंट था, हमें फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए मुझे क्या पता चलना चाहिए, प्लेटेड डाइल्यूशन। तो अब हम यहाँ से निकालते हैं प्लेटेड डाइल्यूशन। प्लेट हमने यहाँ पे किया है, तो यहाँ तक पहुँचने में कितना डाइल्यूशन हुआ वो हम निकालते हैं, PLATED, प्लेटेड डाइल्यूशन। प्लेटेड डाइल्यूशन के लिए मुझे सिंपली कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, ये क्या है हमारा 1/10, फिर ये कितना हमारा 1/100, ये मेरा कितना है 0.1, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/10, 1/100, 1/10, ये नीचे हो जाएगा 1/10⁻1 2 3 और 4, मतलब हो गया 10⁻4।
तो अब हमारा प्लेटेड डाइल्यूशन क्या हो गया 10⁻⁻⁴। अगर प्लेटेड डाइल्यूशन 10⁻⁻⁴ है, हमने ऊपर कहा है कि डाइल्यूशन फैक्टर क्या होता है हमारा, डाइल्यूशन फैक्टर क्या था हमारा, डाइल्यूशन फैक्टर 1 बाई प्लेटेड डाइल्यूशन था, तो 1/10⁻⁴ हो गया, 1/10⁻⁻⁴ हो गया। तो हमारा डाइल्यूशन फैक्टर क्या हो गया 10⁻+4। नंबर ऑफ कॉलोनीज कितनी है 220 इंटू 10⁻+4। अब देखो 2.20 इंटू 10⁻4 की जगह क्या हो जाएगा 6 CFU/ml। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, ml में हमें लाना है प्लेटेड डाइल्यूशन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2.2 इंटू 10⁻6। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। अभी हम एक वीक में एक लाते हैं। अगर आप बहुत ही जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दोगे और अगर आप इसको बहुत ही ज़्यादा शेयर करोगे, 1-2 हज़ार में व्यूज़ अगर आने लगेंगे तो हम आपके लिए बहुत ढेर सारी वीडियोज़ लाएंगे, आपका ढेर सारे कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हम आपका क्वेश्चन नंबर 16 के साथ ही जेनेटिक्स का एक कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे। देखते हैं हम यहाँ पे क्या दे रखा, वाइट पपीज़ दे रखा, वाइट ऐसा भी बात नहीं है कि मेरी राइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आ रहा, समझ में आपको सब आ रहा है, बट लेकिन आप लाइक इसलिए नहीं करते हो क्योंकि क्यों लाइक करे यार, हम तो पढ़ लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी नहीं करते हो, क्यों नहीं शेयर कर रहे हो यार, शेयर करो ना, बहुत जल्दी आप शेयर करो इस वीडियो को, क्योंकि आपको फ़ायदा है हमारे द्वारा। हम जो आपको बता रहे हैं, कोई मेरा इसमें लोभ नहीं है, हमें कोई आप पैसा दे के नहीं पढ़ रहे हो, आप जस्ट फ्री पढ़ रहे हो। देखिए ये हो गया वाइट पपीज़, ब्लैक पपीज़, ग्रे पपीज़। टोटल पपी की बात करो कितना है हमारा, टोटल पपीज़ क्या हो गया 12। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ईदर ब्लैक और ग्रे। यहाँ पे लिख लेते हैं हम कि हमारा ब्लैक और ग्रे। आप अब यहाँ पे ध्यान से समझो, ब्लैक और ग्रे में 2 रूल है, एक है हमारा और का रूल, एक हमारा एंड का रूल। अगर आपको कहीं भी और मिलता है तो आप और को हटा के प्लस का साइन लगाते हो, अगर एंड है तो आपका मल्टीप्लाई का साइन लगाते हो। यहाँ पे क्या है और है तो आप यहाँ पे क्या करोगे प्लस का साइन लगाओगे। ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी है 4 बाई टोटल क्या है 12। ग्रे आने की प्रोबेबिलिटी कितना है 2 बाई 12। 4 3 जा 12, 2 6 जा 12, तो ये क्या हो गया हमारा 1/3 प्लस 1/6। 3 और 6 में एलसीएम 6, तो हो जाएगा 2 + 1 = 3/6। 3 2 जा 6, तो ये हो गया 1/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 1/2। देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यही कंसेप्ट और एंड का प्लस और मल्टीप्लाई का कंसेप्ट जो है जेनेटिक्स में भी लगता है, तो इसलिए आप इसे सिंपली यहीं पे समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसमें लॉजिक लगाना है आपको। कोई भी क्वेश्चन कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, बट हम तो आपको एक फार्मूला बता देंगे, उस फार्मूला को आप याद कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आप ध्यान से देखें तो क्या बोल रहा है, तो बीम ऑफ द लाइट पासेस थ्रू द 1 सेंटीमीटर कलर्ड सोल्यूशन। हमने कहा कि 1 सेंटीमीटर का कलर्ड सोल्यूशन है, यहाँ पे क्या है 1 सेंटीमीटर का कलर्ड सोल्यूशन है। जब इससे कोई भी लाइट पास हो रहा है तो 80% ही पास हो पा रहा। अगर मैंने कहा कि अब यहाँ पे क्या किया मैंने 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर कर दिया, 2 सेंटीमीटर कर दिया, तो कितना परसेंटेज पास होगा भाई समझो। जब 1% में 80 हो रहा तो 2% में 40 होगा, जस्ट 50% पास होगा। क्यों पास होगा, क्योंकि ऑब्जॉर्प्शन जो होता है वो हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑब्जॉर्प्शन जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ऑब्जॉर्प्शन और ट्रांसमिटेंस में जो रिलेशन है वो हमारा लॉग का होता है, लॉग परसेंटेज टी।
ये आपका फार्मूला है, इस फार्मूला में आप वैल्यू रख के पुट कर सकते हो। बट लॉजिकली आप देखोगे तो 1 सेंटीमीटर में 80% पास हो रहा, 2 सेंटीमीटर में 40 होगा, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सीधे 40 हो जाएगा। और इसमें न्यूमेरिकल लगाने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब अगला क्वेश्चन में देखो क्या है हमारा, सी टर्मिनल पे मैंने हिस्टीडीन दे दिया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, हिस्टीडीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो बहुत ही अच्छा अमाइनो एसिड होता है। क्यों? क्योंकि pH 7 पे ये बफरिंग फीचर को रिप्रेजेंट करता है, और बफरिंग फीचर को रिप्रेजेंट करने के लिए ये हमारा क्या होता है, कहीं भी एंजाइम्स में भी इसका बहुत ही योगदान होता है। अगर आप हिस्टीडीन के कैरेक्टर्स की बात करो, हमने थोड़ी देर पहला, जब भी आप कोई भी टेक्निक यूज़ करते हो तो वहाँ पे मॉलिक्यूल के कैरेक्टर के बेस पे हम उस टेक्निक को यूज़ करते हैं। अगर हम हिस्टीडीन की बात करें तो हिस्टीडीन का जो आर चैन है या जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप, उस ग्रुप का जो नाम है वो आपका क्या होता है, अमाइडाजोल होता है। अमाइडाजोल ग्रुप है। अमाइडाजोल ग्रुप जो होता है, यह जो है मेटल आयन के साथ बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, एफिनिटी रखता है। और कौन सी मेटल आयन, डी ग्रुप का मेटल आयन या ट्रांजिशन मेटल आयन, या जो चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो अगर हम अमाइडाजोल के साथ हमें किसी को बाइंड कराना है तो हम क्या करेंगे, मेटल आयन एफिनिटी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें हिस्टीडीन टैग मैंने यूज़ किया है, हिस्टीडीन टैग यूज़ किया तो हम कौन सा क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम कौन सा क्रोमेटोग्राफी यूज़ करेंगे, मेटल आयन क्रोमेटोग्राफी, मेटल आयन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, मेटल आयन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अब मेटल आयन क्रोमेटोग्राफी में कॉमर्शियली जो होता है वो हमारा निकिल NTAU नाम से क्रोमेटोग्राफी कॉमर्शियली अवेलेबल है। और यहाँ पे मेटल जो है वो कौन सा हम यूज़ कर रहे हैं, मेटल हम कोबाल्ट, निकिल ये सब यूज़ करते हैं। बट हाईली ससेप्टेबल जो होता है वो निकिल होता है। तो जब आपका हिस्टीडीन टैग को सी टर्मिनल पे हिस्टीडीन टैग है या एन टर्मिनल पे हिस्टीडीन टैग है तो हम कौन सा क्या यूज़ करेंगे, निकल यूज़ करेंगे, निकल सैफ्रोज यूज़ करेंगे। तो निकल सैफ्रोज जो कि मेटल आयन एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर आता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इस क्वेश्चन को देखिए, विच रीजन ऑफ द जीन शुड बी प्रिफर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ द यूनिक टारगेट सिक्वेंसेस टू डिज़ाइन द माइक्रो एरे चिप फॉर होल जीनोम। देखिए, जब भी आपको कोई भी जीनोम को टारगेट करना होता है या जीन का एक्सप्रेशन को टारगेट करना होता है तो हम कभी भी उस रीज़न को डिस्टर्ब नहीं करते हैं जो रीज़न हमारा कोडिंग होता है। और कोडिंग जो रीज़न होता है उसकी शुरुआत 5 प्राइम से होती है, तो हम 5 प्राइम वाले को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो हमें अगर माइक्रो एरे के लिए कोई भी सीक्वेंस को टारगेट करना है तो हम कहाँ का करेंगे, जो कि अनट्रांसलेटेड रीजन हो या क्या हो कि वो लास्ट का रीजन हो। तो लास्ट का रीजन किसी भी जीन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने ये बनाया, ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो हम क्या करेंगे 3 प्राइम के रीजन को हम क्या सीक्वेंस को हम टैग करने की कोशिश करेंगे। तो क्या इसका आंसर होगा, 3 प्राइम रीजन ऑफ द कोडिंग DNA और 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन, ये हम यूज करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, हमारा C होगा। वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमारा आर लूप मैपिंग इज एसोसिएटेड। अब यहाँ पे देखो आर लूप जो टर्म है वो सेम एज द डी लूप है। आर लूप में क्या होता है, आर लूप में जो DNA है वो DNA RNA के साथ हाइब्रिड जो बनाता है, इसके साथ एक और नॉन टेम्पलेट सिंगल स्टैंडर्ड DNA बाइंड करके 3 स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर बनाता है। ये क्या हो गया हमारा 1, ये क्या हो गया 2, ये हो गया 3। तो क्या हो गया हमारा 3 स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर बनाता है और इसी 3 स्टैंडर्ड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर को हम आर लूप कहते हैं।
और ये आर लूप जो होता है, ये आर लूप हम बहुत ही ईजिली माइक्रोस्कोप में हमें दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप में ये आर लूप हमें ईजिली दिखाई देता है। बट कंडीशन क्या है कि जब आर लूप तभी बनेगा जब यहाँ पे इग्ज़ॉन होगा। अगर इग्ज़ॉन है तो हमें आर लूप दिखाई देगा, पर अगर इग्ज़ॉन नहीं होगा, अगर इग्ज़ॉन नहीं है, इंट्रॉन है तो यहाँ पे अगर हमारा इंट्रॉन है तो हमें आर लूप की जगह अनबाउंड लूप दिखाई देगा, अनबाउंडेड लूप दिखाई देगा। अनबाउंडेड लूप है तो इंट्रॉन है, और अगर आर लूप है तो इग्ज़ॉन है। तो हम क्या करते हैं, आर लूप मैपिंग किससे के लिए करते हैं, इग्ज़ॉन्स इन द जीन। तो आर लूप मैपिंग हम इग्ज़ॉन को पता लगाने के लिए करते हैं। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो यह वीडियो को लाइक कर लो, जिससे कि आपको भी मज़ा आए, हमें भी मज़ा आए। देखो मिक्सचर यहाँ पे क्या है हमारा, मिक्सचर में हमने आर्जिनिन यूज़ किया है, आर्जिनिन है, फिनाइल अलानीन है, अलानीन है, और हमारा हिस्टिडीन है। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको डिस्कस किया, वही उसी कंसेप्ट पे आपको करना है। न्यूट्रल पीएच है, न्यूट्रल पीएच है। यूज़ हमने किया है कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, हमने ऊपर ही बताया था। कब हम कटायन यूज़ करते हैं, कब हम अनायन यूज़ करते हैं, जब हमारा कटायन हम कब यूज़ कर रहे थे, कटायन जब हम यूज़ कर रहे थे नेट चार्ज हमारा पॉजिटिव हो। पर एट द न्यूट्रल पीएच फिनाइल अलानीन जो होता है इस पे चार्ज होता ही नहीं है। अगर न्यूट्रल पीएच है तो ये हमारा चार्ज नहीं होगा, और अगर चार्ज नहीं होगा तो सबसे पहले फिनाइल अलानीन चला आएगा एल्यूशन में। अब यहाँ पे देख लो, सबसे पहले फिनाइल अलानीन बी में दे रखा है तो यही आंसर होगा, तो फिनाइल अलानीन सबसे पहले आएगा। दूसरा, न्यूट्रल पीएच पे आर्जिनिन में पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और हिस्टिडीन में भी पॉजिटिव चार्ज होता है। पर अब क्वेश्चन है किस पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, तो आर्जिनिन का पीआई वैल्यू जो होता है वो होता है 12.40, और हिस्टिडीन का पीआई वैल्यू 7.57 होता है, जो कि 7 के अप्रॉक्सीमेट है। तो ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा, हमारा आर्जिनिन में होगा, और हिस्टिडीन में कम होगा। तो सबसे पहले क्या जाएगा, एफ जाएगा। जैसे हम साल्ट ग्रेडियंट्स बढ़ाएंगे तो सबसे पहले हमारा फिनाइल अलानिन जाएगा, इसके बाद कम पॉजिटिव चार्ज वाला मतलब हिस्टिडीन जाएगा, उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज वाला आर जाएगा। तो हमें इल्यूशन कैसा मिलेगा, करेक्ट ऑर्डर इल्यूशन क्या होगा, फिनाइल अलानिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन, फिनाइल अलानिन, हिस्टिडीन और आर्जिनिन। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको मज़ा आया हो तो, और आप इसे शेयर कर लो। आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक दे रखे हैं, तो उस लिंक के थ्रू आप जाइए और हमारा फर्स्ट वीडियो। थैंक यू PHA, थैंक यू। तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए, और फर्स्ट वीडियो में मैंने 1 to 12 कराए थे, यहाँ पे 13 to 21 कराया है। अगर आप इस पर भी रिस्पॉन्स, अगर आप 24 घंटे में 24 आवर में अगर आप इस पर 100 क्रॉस करा देते हो व्यूज़, तो हम आपके लिए सेकेंड वीडियो मतलब थर्ड वीडियो इसका बनाएंगे। नहीं तो आपका 16 तारीख को एग्ज़ाम है, 16 के बाद हो सकता है मैं टिफर पे स्विच हो जाऊँ। हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो और ज़्यादा मज़े से आएगा। आपके लिए बहुत से कंसेप्ट हम आपको इसके थ्रू क्लियर करेंगे, इस चैनल के थ्रू। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।